हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोगों को समझ में आ चुका है कि हमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो हमारे हैं उनकी जगह पर जो नए वाले हमारे बिल्स आ रहे हैं और इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है और उनको बाद में हम लोग एडजस्ट करके समझ लेंगे क्योंकि थोड़ा ही स्लाइटली चेंज हो रहा है। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अनुच्छेद जो हमारा 32 था, आर्टिकल 32, वो हमें फंडामेंटल राइट्स में वो हमें क्या देता है, पावर देता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की। किस कंडीशन में? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, अगर हनन होता है। तो आर्टिकल 226 भी तो हमें राइट यही दे रहा है कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 32 जो है वो 12 से लेके 35 के बीच में है, क्योंकि 12 से 35 के बीच में है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या आर्टिकल 226 जो है वो भी तो हमें फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ही हाई कोर्ट जाने की परमिशन दे रहा है? तो क्या ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा, या फिर ये फंडामेंटल राइट तो है ही, ये समझिए इसके इसके बीच में अगर आ रहा है? तो ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। तो क्या 226 को फंडामेंटल राइट की तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे कंसीडर कर सकते हैं उसमें? तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा जैसा हो। बाकी आइए आगे हम लोग चालू करते हैं। अब समझिए, हम लोग आईपीसी को अभी समझते हैं और सीपीसी को समझते हैं। पहले सीपीसी चूंकि ज्यादा टफ लगती है लोगों को, तो सीपीसी पे ही बात कर लेते हैं। इसमें हमारी 511 धाराएं होती हैं, 23 चैप्टर है हमारे। तो थोड़ा अगर समय रहा तो इसको भी समझ लेंगे, बाकी सीपीसी से स्टार्ट करते हैं। सीपीसी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मुझे टफ लगती है और समझ में नहीं आती है, कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जैसे सीपीसी आसान लगने लगे। तो देखिए, सीपीसी आप सभी लोगों को बहुत आसान लगेगी आज से, आप समझिए, विश्वास करिए थोड़ा सा और समझते जाइए इसमें क्या है। तो सीपीसी क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड है, जो कि हमारे दीवानी मामलों के बारे में प्रक्रिया भी बताएगा और दंड से संबंधित परिभाषा भी इसमें दी गई होगी कि किन किन दंडों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सीपीसी जो है वो 1908 का है, 1908 का। तो आप समझिए, सीपीसी जो है वो चैप्टर्स और ऑर्डर में डिवाइड है। चैप्टर, टोटल चैप्टर जो है वो 158 सेक्शन, 158 सेक्शन जो है वो टोटल चैप्टर्स में विभक्त है। चैप्टर कितने हैं? 11 है हमारे। और ऑर्डर हमारे कितने हैं? ऑर्डर हमारे 51 है। और ऑर्डर की पोजीशन कहाँ पर दी गई है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में ऑर्डर हमारे दिए गए हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 में हमारे ऑर्डर दिए गए हैं। तो लोगों को इसीलिए ये थोड़ा सा टफ लगता है कि 158 सेक्शन को हम पढ़ें और फिर हम ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि ऑर्डर 51 पढ़ लेने से ही आपका काम नहीं बनेगा। उन ऑर्डर्स के, प्रत्येक ऑर्डर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड, तो वो समझ में नहीं आते हैं लोगों को। तो ये समझिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका एक इन्वलप समझ लेते हैं। इन्वलप का मतलब ये समझिए, एक इसका खाका तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि हमको ये समझ में आ गया, 158 इसमें धाराएं होती हैं और 11 चैप्टर होते हैं और 51 ऑर्डर होते हैं। ठीक है। अच्छा, 11 चैप्टर जो हैं, तो चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, क्या वो भी अगर जान लिया जाए तो आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, मैं आपको आराम से आपको याद करा दूंगा, बस आप समझते जाइए, देखते जाइए 11 चैप्टर के बारे में। तो पहला चैप्टर जो है वो किसके बारे में बता रहा है? सूटी जनरल, शूटिंग जनरल। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर 2 मिनट का अगर यहाँ पे आप टाइम देंगे। देखिए, क्रिमिनल कोई मामला है, क्रिमिनल, और मामला एक होता है सिविल। आपको तो अभी बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्रिमिनल मामला होगा अगर, तो 2 लोग होंगे। एक कौन होगा? एक एक्यूज्ड होगा और एक विक्टिम होगा, पीड़ित होगा। मतलब एक अभियुक्त होगा और एक पीड़ित होगा।
तो पीड़ित की जगह पर कभी कभी सरकार अपने आप को भी रख लेती है, स्टेट। जैसे कि ज्यादा अच्छा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे कोई अगर एफआईआर लॉन्च हुई, तो एफआईआर लॉन्च हुई तो उस व्यक्ति के नाम पर वो एफआईआर लॉन्च तो हुई, लेकिन जब मुकदमा दर्ज करा जाएगा तो वहां स्टेट उस व्यक्ति को नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट करके बताएगी, बताएगी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कोई अभियुक्त है अगर, तो उसका नाम लिख देगी, जैसे राहुल, हाँ, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, इस तरीके से वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन यही, चलिए अच्छा आप इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसमें आप ये समझ गए, हाँ एक्यूज्ड होता है, विक्टिम होता है, ठीक है। और सिविल में क्या होते हैं, सिविल में भी दो लोग होने चाहिए भाई, एक कौन होगा, एक वादी होगा और एक प्रतिवादी होगा। वादी को क्या बोलते हैं, प्लेंट, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ बोलते हैं वादी को, और प्रतिवादी को क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। ये बस, ये थोड़ी सी चीजें आपको समझना जरूरी है। यहां पर देखिए पीड़ित और अभियुक्त, और यहाँ जिसको इंग्लिश में एक्यूज्ड, अभियुक्त को एक्यूज्ड बोलते हैं, और यहाँ पर पीड़ित को विक्टिम बोलते हैं। विक्टिम की जगह पर स्टेट अपना भी नाम ले सकता है, और जरूरी नहीं है कि स्टेट ही हमेशा यहाँ पर लिखा जाएगा, विक्टिम का भी नाम लिखा जा सकता है। जैसे जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, मोहन, मोहन विक्टिम है, मोहन बनाम सोहन, सोहन अभियुक्त है। तो इस तरीके से भी मामला दर्ज होगा, और वो कब होगा, मतलब क्रिमिनल मामले को जब हम लोग अंदर जाके समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन हाँ ये समझ जाइए मेन में कि एक यहाँ अभियुक्त होगा, यहाँ पर एक पीड़ित होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वादी होगा और एक प्रतिवादी होगा। वादी क्या करेगा, वादी अपनी समस्याएं बताएगा, और डिपेंडेंट क्या करेगा, उसे डिफीट करेगा। प्रतिवादी बताएगा नहीं भाई ये जो बोल रहे हैं सही है, कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजों में हमको उल्टा इनसे लेना है, भाई प्रतिवादी ये भी तो बोल सकता है, तो काउंटर फिट वहां पे लगेगा। तो ये सब चीजें, वो सब चीजें कैसे होंगी, वो सारी प्रक्रियाएं इसमें सब जगह बताई गई है। तो मेरे हिसाब से आपको जो चीजें समझ में आ गई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, सिविल मामले को हम समझ रहे हैं। अब ये समझिए, सिविल मामला कोई है अगर, तो वो पहले क्या लेके जाएगा न्यायालय में, वो न्यायालय में एक सूट लेके जाएगा, सूट, सूट मतलब वाद, वाद, वाद को प्लेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो सूट इन जनरल, सूट इन जनरल, जनरली जो सूट फाइल करे जाएंगे, आप समझिए उनका विवरण पहले चैप्टर में दिया गया, सूट इन जनरल के बारे में बताया गया है। और दूसरे चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन क्या होगा, कि एग्जीक्यूशन कई तरीके से चीजों का एग्जीक्यूशन हो सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई भी जजमेंट आया, तो डिक्री अभी आपको पता नहीं होगा, वो भी सारी चीजों का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो चीजें यहाँ बताई गई। और तीसरे चैप्टर में क्या बताया गया है, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग। इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग, कुछ इनिशियल लेवल की जो प्रोसीडिंग होगी उनके बारे में, मतलब सूट इन जनरल से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग का प्रोसेस है, वो पार्ट 3 में बताया गया है, चैप्टर 3। आप और 4 में क्या बताया गया है, सूट इन जनरल है, सूट इन स्पेशल, या फिर स्पेशल सूट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 5वें चैप्टर में क्या बताया गया है, जैसे इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग है, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। छठे चैप्टर में क्या बताया गया है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में। सातवें चैप्टर में क्या बताया गया है, 7, 8, 9, 10 और 11, 7वें चैप्टर में अपील के बारे में बताया गया है। कोई भी जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, तो उसके अगेंस्ट हम लोग अपील किस तरीके से करेंगे, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ बता गई। 8वें में बताया गया है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस
रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू किस तरीके, मतलब जैसे साथ से बोल दिया गया एक बार पुनः मतलब अवलोकन कर लिया जाए ये जजमेंट में जो आपने दिया है, वो रिव्यू। या फिर रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपील तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया कि हमने उसके खिलाफ अपील ही कर दिया पर कोर्ट में। तो ये सारे प्रावधान ये 8वें में दिया गया है, 7वें में अपील दी गई है। 9वें में क्या दिया गया है? रूल रिलेटेड टू हाई कोर्ट। क्योंकि ये समझिए जो ये सेक्शंस हैं, सेक्शंस में सिर्फ पार्लियामेंट ही इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर में जो है हाई कोर्ट के पास पावर दे दी गई है कि वो संशोधन कर सकती है, कुछ ऐड ऑन करना चाहे कर सकती है इन 51 ऑर्डर में। तो उसी तरीके से रूल रिलेटेड टू हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे 9वें चैप्टर में बताया गया है। 10वें में कुछ रूल्स बताए गए हैं और 11वें में मिसलेनियस है। तो ये इस तरीके से हमारा 11 चैप्टर में विभक्त है। और पहले चैप्टर से पहले प्रिलिमिनरी पोर्शन है जिसमें 1 से लेके 8 सेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से पहले हमें चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या बताया गया। जैसे सूट जो है वो अगर जो हमें वाद लेके जाना है वो कितने तरीके से, वो उनके चैप्टर कौन कौन से होते हैं? पहला और चौथा, सूट इन जनरल और सूट इन स्पेशल। अगर सूट इन जनरल है तो उसकी प्रोसीडिंग इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग से चलेगी, लेकिन सूट इन स्पेशल के केस में स्पेशल प्रोसीडिंग चलेगी, जो 5वें चैप्टर बताएगा हमको। और कोई ऐसा मामला है जो जनरली और स्पेशल दोनों सूट से रिलेटेड है तो वहां सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में हम लोग वहां उसके अंदर पढ़ लेंगे। और इन सब सूटों के सूट वगैरह सब चीज प्रोसीडिंग वगैरह हो गई, बाद में कोई डिग्री आ गई, जजमेंट आ गया या ऑर्डर आ गया या फिर सम्मन है या फिर विटनेस का एग्जामिनेशन, इन सब का एग्जीक्यूशन कैसे कराना, इन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन कैसे कराना वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लेंगे हम लोग। अगर ये सब चीजों के बाद में अगर जजमेंट आ ही गया लास्ट में तो फिर उसकी हम लोग अपील कर सकते हैं भाई इस कोर्ट से अपर कोर्ट में। तो उसके प्रावधान क्या होंगे, किस तरीके से जा सकते हैं कि नहीं, अपीलेट कोर्ट कोर्ट कौन कौन से, वो सारी बातें वहां पे। अगर हम लोग उसी कोर्ट से अगर कुछ करवाना चाहते हैं, रिव्यू रिवीजन रेफरेंस वगैरह, तो उनके प्रावधान इस जगह पे दिए गए। तो इसको थोड़ा सा समझने की बस जरूरत है। 9वें में क्या बता रहा है? रूल रिलेटेड टू हाई कोर्ट, क्योंकि हमें पता है सेक्शन में जो है पार्लियामेंट का संशोधन कर सकती है और ऑर्डर में जो है हाई कोर्ट संशोधन रखने की पावर रखता है। तो कुछ रूल वहीं पे बना के दिए गए। 10वें में कुछ रूल है उनको देखेंगे और 11वां क्या है, मिसलेनियस के बारे में। तो ये जो 158 सेक्शन है वो इन्हीं 11 चैप्टर में इस तरीके से विभक्त है। अब ये जो 51 ऑर्डर है इनको भी आइए थोड़ा सा इस पे भी हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको पहले नोट कर लीजिए और मैं इसको निकाल के आपको ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। देखिए 51 ऑर्डर में से अगर आपको शुरू के 21 ऑर्डर अगर आपको पता चल जाए खाली कि उन ऑर्डर नंबर जैसे 1 में क्या चीज दिया गया, ऑर्डर नंबर 2 में क्या दिया गया, 3 में क्या है, 4 में क्या है, थोड़ा बस नाम अगर आपको पता चल जाए तो भी आपकी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी होगी, आप ये समझिए। तो आइए उसी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या दिया है, 5 में क्या दिया है, 6 में क्या दिया है, 7 में, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ऑर्डर ये आपको समझ लीजिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको थोड़ा याद हो जाना चाहिए और हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझिए ऑर्डर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ऑर्डर जो है वो प्रोसेस वगैरह को बताएंगे, क्योंकि जो सेक्शन है वो क्या है, जनरली जनरली डेफिनेशन और पनिशमेंट वगैरह को बताने का काम कर रहे हैं। तो ऑर्डर को हम लोग समझने के लिए समझिए जो पहला ऑर्डर है वो किस चीज के बारे में बताता है, पार्टीज के बारे में। पार्टीज टू द सूट,
पार्टीज टू द सूट। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जब यहाँ पर अभी कि सिविल मामले में दो पार्टी होंगी, एक होगा हमारा प्लेंटिफ और एक होगा हमारा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को वादी बोलेंगे और डिफेंडेंट को प्रतिवादी। तो पार्टीज टू द सूट, कौन सी पार्टीज है जो सूट ला सकती हैं, तो उसके बारे में, या फिर जैसे कि अगर मान ली कोई बच्चा है उसके साथ गलत हो गया अगर, तो क्या वो उसको कोर्ट में वो नहीं जा सकता, तो जा सकता है। तो उसके प्रावधान वगैरह कहाँ पे दिए गए हैं, तो हालांकि वहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से पार्टीज कौन कौन बन सकता है उधर से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर, या फिर डिपेंडेंट कौन कौन बन सकता है, तो इसका पूरा जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। कुछ रूल होंगे इसमें, तो उन रूलों के बारे में लोग देखेंगे। तो देखिए पहले में ये पार्टीज टू द सूट है, तो कोई पार्टी अगर आ गई तो पहले फिर सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेम फ्रेम करेगी किस चीज़ का, फ्रेम ऑफ सूट। पहले आप सूट तैयार तो करो, वाद जो भी आपको दाखिल करना है उसे तैयार करो। फ्रेम ऑफ सूट जो है वो दूसरा ऑर्डर बताएगा। तीसरा ऑर्डर क्या बताएगा, जब सूट हमारा तैयार हो गया तब उस पर क्या होगा, उसमें सबसे पहले ये समझिए, सूट जब तैयार हो गया तो अब उस सूट को कोर्ट में लेके जाने से पहले क्या होगा, उसमें जरूरत पड़ेगी हमें वकील साहब की। तो वकील साहब के बारे में तीसरा ही प्रोविजन बता रहा है। वकील साहब हो या फिर एजेंट एजेंट या फिर वकील को यहाँ पर देखिए प्लीडर बोलते हैं, यहाँ पर वकील साहब को प्लीडर बोलेंगे, तो वो प्लीडर होंगे हमारे। और उसके बाद चौथे में क्या बताया जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट के बारे में बताया गया। पांचवा क्या है, पांचवा बताएगा सम्मन टू द पार्टीज। पार्टी जो उनको सम्मन किस तरीके से भेजा गया उनके अपीयरेंस के लिए, है ना, तो उस चीज के बारे में बता रहा। छठा सातवां आठवां किसके बारे में बता रहा, प्लीडिंग। सातवां प्लेंट, और आठवां किसके बारे में बता रहा है, रिटन स्टेटमेंट। तो ये समझिए, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ को हम लोग वादी बोलते हैं और इसको प्रतिवादी बोलते हैं सिविल मामले में। प्लेंटिफ क्या करेगा, एक अपना वाद पत्र तैयार करेगा। वाद पत्र को इंग्लिश में प्लेंट बोलते हैं। तो वही प्लेंट के बारे में जो है वो यहाँ बताया गया है। तो इसने एक वाद पत्र दिया न्यायालय में, न्यायालय के समझ एक वाद पत्र दिया, बताया मेरी ये प्रॉब्लम है सर इस तरीके से, और वो वाद पत्र में इसने दे दिया। तो अब डिफेंडेंट के क्या है, डिफेंडेंट को वो कॉपी भेजी जाएगी और कहा जाएगा कि आप बताइए कि इन्होंने आपके ऊपर ये चार्जेस एलिगेशन लगाए हैं, तो आरोप, तो ये आप मानते हैं या नहीं मानते, या आपका क्या कहना है। तो इसके बदले में जो ये जवाब भेजेगा उसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। वो रिटन स्टेटमेंट का बारे में कहाँ बताया गया, आठवां। वो रिटन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसमें अनाप शनाप क्या लिखना है, ये बताया गया बेसिकली। मतलब उसका एक ओवरव्यू कि इस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे कोर्ट के समझ। ये नहीं वो पूछ कुछ रहा है आप बता कुछ रहे हैं ना, तो उसका लिखने का क्या है। अब ये समझिए, ये रिटन स्टेटमेंट और ये वाद पत्र जो है वो एक तरीके से इनके सवाल जवाब जो हैं वो किस तरीके से पूरा वेल डिजाइन होना चाहिए, कौन सी बात लिखोगे कौन सी नहीं लिखोगे। कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ा ना कि आप सारी फालतू बातें भी लिख रहे हो, वो आपको बैठ कर पढ़े समझे। तो उसने पहले ही बता दिया क्या है रूल नंबर 6 में, प्लीडिंग। वो प्लीडिंग किस तरीके से आप तैयार करोगे, चाहे ये हो चाहे वो, प्लीडिंग ऑफ प्लेंट हो या प्लीडिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट हो, तो वो किस तरीके से तैयार हो, तो जनरल रूल यहाँ पे बता दिए गए। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। 9वें में जब ये सब चीजें हो गई तो अपीयरेंस के बारे में, अपीयरेंस मतलब उपस्थिति, उपस्थिति के बारे में ये हम देखते हैं। अभी 10वां मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डिस्कवरी के बारे में बताया, और 10वें में बताया गया है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, मतलब ये जो पार्टीज हैं उनका एग्जामिनेशन होगा, मतलब उनसे सवाल जवाब न्यायालय भी तो करेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी बात बोली
हाँ भाई हम वादी हैं तो वादी को तुरंत मतलब मान लिया गया कि हाँ वादी, ऐसा नहीं है, मुझसे एग्जामिनेशन होगा, उनका सवाल जवाब किए जाएंगे। फिर सवाल जवाब के बाद भी अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं होता तो वो डिस्कवरी जांच पड़ताल करा सकता है। और फिर 12वां क्या बता रहा है, एडमिशन, मतलब कौन कौन से जो चीजें हैं वो एडमिसिबल हो जाएंगी, उन चीजों का ब्यौरा 12 में दे दिया गया। कुछ चीजें रिटर्न टू डॉक्यूमेंट 13वां बता रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो रिटर्न कर सकते हैं, तो वो 13वां ऑर्डर बताएगा, जिसके अंदर कई रूल होंगे भाई, हम लोग वो सब पे भी आएंगे। मैं एक जनरल फॉर्मेट आपके दिमाग में एक इन्वलप तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब 14 नंबर में इतनी सारी चीजें आपने कर दी, तो इससे अगर न्यायालय को एडमिट कर लिया सब चीजें, तो वो क्या कर देगा, सेटलमेंट ऑफ इशू। अब सेटलमेंट ऑफ इशू का मतलब ये होता है कि अब न्यायालय ने आपका पूरा सब उसको न्यायालय के पास वाद पत्र भी आया, उसने प्लेंटिफ को भेजा, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, सब चीजें आ गया। अब न्यायालय को जो जो चीजें लग रही कि हाँ हाँ ये चीजें मतलब सही है, इनके साथ गलत हुआ, ये चीजों को मैंने नहीं माना, रिटर्न टू डॉक्यूमेंट कर दिया, है ना, वो चीजें हटा दिया और इतनी चीजों को ही सिर्फ कंसीडर किया, वो सारी चीजें करने के बाद पूरा एक अपना पूरा चार्ज फ्रेम कर देगा, तो वो सेटलमेंट ऑफ इशू होता है। तो अब उसके बाद प्रोसीडिंग चालू होगी। तो प्रोसीडिंग चालू होते ही 15वें नंबर में एक चीज बताई गई है, डिस्पोजल ऑफ केस, डिस्पोजल ऑफ केस इन फर्स्ट हियरिंग, इन फर्स्ट हियरिंग, मतलब कोर्ट ने कुछ ऐसा केस आया उसके पास कि उसके पहले ही हियरिंग में उसे लगा कि ये चीजें तो इस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, बस सॉल्व हो गई, लीजिए जाइए, तो डिस्पोज कर देगा अगर कोर्ट को इस तरीके से लग रहा है। तो 16 में इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं कि उन ऑर्डर नंबर 15 के रूलों को पढ़ के समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से फर्स्ट हियरिंग में केसेस जो है वो डिस्पोज हो सकते हैं। अब 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 20 जो है ये समझिए, इसके बारे यहाँ पर जजमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एफिडेविट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताया गया है, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज 10वें में बताया गया था, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो विटनेस आएंगे उनके बारे में वहां पर बताया गया है। इसी तरीके से 16 में क्या बताया गया है, सम्मन टू द विटनेस, सम्मन टू द विटनेस, सम्मन, वारंट, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। वारंट क्योंकि उसका सम्मन एक तरीके से ये समझिए नोटिस होता है गवर्नमेंट कोर्ट का, जो किसी व्यक्ति को दे सकती है कि आप कोर्ट में आइए, आपको बुलाया जा रहा है, एक तरीके से बुलावा बोल सकते हैं, ठीक है। और सम्मन टू द विटनेस हो गया, सम्मन टू द पार्टीज यहाँ पर देखिए था 5वें नंबर पे। और 17वें नंबर पे एडजॉर्नमेंट के बारे में बताया गया है। एडजॉर्नमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को नहीं आ पाया कोई कारणवश, उसे न्यायालय से छुट्टी चाहिए, तो वो प्रार्थना पत्र दे सकता है कि छुट्टी चाहिए। अच्छा 11वां 21वां नंबर, 21वें में क्या बताया गया है, ये जजमेंट आ गया तो इसके एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को बताया गया, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जीक्यूशन के वहाँ पर प्रोविजन दिए गए। तो इस तरीके से आपको ये पूरे 21 ये इस तरीके से पता होना चाहिए। चैप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहला चैप्टर जो है जनरल इन सूट के बारे में बता रहा है, तो चौथा चैप्टर जो है वो जनरल स्पेशल सूट के बारे में बता रहा है। इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग होती है, स्पेशल प्रोसीडिंग होती है और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग होती है। फिर अपील के प्रोविजन थे, वो जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, ये तो ऑर्डर थे। तो मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आई। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब इसके बाद वाला जो वीडियो हो, आपको कम से कम सीपीसी में इतनी चीज़ें को मतलब ये थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे शब्द नहीं लिख दिए हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप समझ इतना अगर आपने अगर थोड़ा सा याद करने पर अगर ध्यान दिया एज ए लॉ स्टूडेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
तो बाकी स्किल पे अभी डिटेल में चलेंगे। तो आइए, ये हम लोगों ने सीपीसी के बारे में थोड़ा जनरलाइज किया, अब हम लोग आईपीसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्लासेज इसी तरीके से ही मुझे लगता है चलानी चाहिए, और मेरा भी यही पढ़ने का तरीका है कि चीज़ों को एक साथ ही आप लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर हम लोग सोचेंगे कि ये चीज़ें बहुत टफ है, टफ है, टफ ही लगती रहेंगी। थोड़ा सा मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप उतना करने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। आईपीसी